की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत स्पेशल टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। जेबलस्की डायग्राम्स होते क्या है इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इनका पूरा हम डायग्राम भी देखेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको पूरा इनका इंट्रोडक्शन पहले बता दूं कि इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों हम इनके पूरे डायग्राम को समझेंगे। ये डायग्राम हमको काफ़ी अच्छे नंबर देगा, तो ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ये 5 नंबर आप सब लोग फिक्स मानिए, ये कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में पक्का एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम के बेस पर ये बहुत ज़्यादा एमपी दोस्तों, आप किसी लोगों को ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से एमपी वीडियो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। देखो सबसे पहले जेबलस्की डायग्राम के बारे में आपको बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको हर चीज़ समझ आएगा। और बहुत ईजी है, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको एकदम चुटकी में समझाऊंगा। राइट, एकदम ईजी, एकदम सरल तरीके से, और वो भी हिंदी में। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो मेरे लैंग्वेज को समझते जाना, फिर अपने भाषा में उनको कन्वर्ट कर लेना। राइट, देखो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल्स है, मान लो एक हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। जब भी हम फोटोन का बात करें, इलेक्ट्रॉन का बात करें, ये सारा चीज केमिस्ट्री का पूरा पार्ट है, आप सब लोग को पता है। राइट, तो ये हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जब इस मॉलिक्यूल को हम देखते हैं तो ये सामान्य अवस्था पर जब रहता है तो इसका एनर्जी कम रहता है। राइट, नो डाउट ग्राउंड स्टेट पर ये होगा तो इसके मॉलिक्यूल चुपचाप पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पर फोटोन डालूंगा या लाइट डालूंगा स्टूडेंट्स, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होगा, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा, मॉलिक्यूल्स में नो डाउट इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो जैसे ही उस पर लाइट टकराया, फोटोन टकराया, है ना, विकिरण टकराया, तो उनका जो स्टेट होगा वो एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएगा। अर्थात यहां पर इस मॉलिक्यूल्स के अंदर में, है ना, कुछ चेंज होने लगेगा, और उसी चेंज को हम पढ़ते हैं जेबलस्की आरेख में। ये जो हमारे फोटोन पढ़ने के बाद उसके अंदर में जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको हम कहेंगे जेबलस्की आरेख के माध्यम से पूरा हम समझेंगे। कुल मिला के हम कहें कि ग्राउंड स्टेट से लाइट पड़ने के बाद जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और एक्साइटेड फॉर्म में आएगा तो उसमें एक चेंज देखने के लिए मिलता है उनके पोजीशन में। तो उन्हीं जो घटना होगा, प्रोसेस होगा, उन्हें हम जेबलस्की आरेख के माध्यम से समझेंगे। बहुत ईजी, चलिए मैं समझाता हूँ। देखो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स एक क्वांटम विकिरण का अवशोषण करके, यही बात कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल से कोई लाइट के एब्जॉर्ब करेगा, अंदर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद प्रकाश रासायनिक सक्रिय हो जाता है। वही बात मैं कह रहा हूं कि जैसे ही लाइट इसके अंदर में पड़ने लगा तो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएगा, सक्रिय रूप में आ जाएगा, एक्टिव रूप में आ जाएगा। फिर देखते हैं सक्रिय मॉलिक्यूल्स में प्रारंभिक प्रक्रमों का घटित होना जेबलस्की आरेख द्वारा समझा जा सकता है। वही कह रहे हैं कि प्रारंभिक प्रक्रम का घटित होना, जो जैसे ही लाइट टकराया तो उनमें कुछ प्रारंभिक स्टेट पर कुछ चेंज होने लगेगा, जिसे हम लोग जेबलस्की आरेख द्वारा समझ सकते हैं। राइट, एकदम इजी है। जब कोई मॉलिक्यूल्स है, ग्राउंड स्टेट पर है, जैसे ही मैं कोई विकिरण या लाइट जैसे ही मैं डाल दिया, तो लाइट जैसे ही मैं डाला तो उनके अंदर में कुछ कुछ होता है। आपने पिक्चर देखा है क्या? जैसे ही लाइट टकराया तो उनके बीच में कुछ कुछ होता है, और कुछ कुछ होने लगता है। तो वही जो घटना होगा उसी को हम जेबलस्की आरेख के माध्यम से हम समझेंगे। अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे ना, आप बस देखते जाओ, आपको कैसे समझ में आएगा देखना। फिलहाल हमको 2 लाइन इतना तो समझ में आ गया कि कोई ग्राउंड लेवल पर कोई भी मॉलिक्यूल पर कोई लाइट या विकिरण पड़ने लगता है तो उसके मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं, और उन्हीं के बीच की जो घटना होती है उसे हम जेबलस्की आरेख के द्वारा समझ सकते हैं। यदि अणु की किसी अवस्था में, मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, उनके किसी भी स्टेट में एस कुल इलेक्ट्रॉन स्पिन को दर्शा रहा है। एस मतलब हम जानते हैं क्वांटम नंबर 4 टाइप से होते हैं, है ना, NLMS, मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण। राइट ना, तो यहाँ पर जो एस बता रहा है वो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है, कह रहे हैं। जैसे हम निकालेंगे एस मतलब स्पिन है, राइट ना, लेकिन हम यहाँ पर क्या चीज देख रहे हैं, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या से दर्शा रहे हैं, एस से बता रहे हैं। तो 2s+1 उसमें क्या को बताता है, उस अवस्था की
स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बता रहा है, अर्थात बहुलता का फार्मूला होता है एस बराबर 2s+1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस बराबर 2s+1 अभी हम पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल के सामान्य अवस्था में जो स्पिन को लिखा जाता है एस बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं हम एस बराबर 2s+1 लिखा जाता है। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी एस बराबर 2s+1 हम लोग लिखते हैं। फिर आगे कह रहा है तब इलेक्ट्रॉन स्पिन का ऊपर की ओर अभिविन्यास नीचे की ओर अभिविन्यास को निरस्त कर देता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं सभी लोग, एस का कितना कक्षक होता है, एक कक्षक होता है। ठीक है, पी का कितना होता है, 3 होता है, डी का 5 होता है और एफ का 7 होता है मेरे भाई। ओके, तो जो ऑर्बिटल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की ओर है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास नीचे की ओर जब गमन कर रहा है, आप सब ने पढ़ा है हून का नियम, पाउली का नियम, अब्बाउ का नियम, राइट ना। तो एक हमारे पास जो ऑर्बिटल होगा, कक्षक होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, गति होगा, एक ऊपर के डायरेक्शन में है तो एक नीचे के डायरेक्शन में है। ऊपर वाला के लिए +1/2 लिखा जाता है वैल्यू, और नीचे वाला के लिए जो स्पिन का वैल्यू है वो -1/2 लिखा जाता है। तो ऊपर का जो मान है कह रहा है नीचे के मान को निरस्त कर देता है। अर्थात एक का मान अगर मेरे पास मान लो ऊपर वाला का जो वैल्यू है +1/2 है और नीचे वाला का मान -1/2 है, तो प्लस के साथ माइनस हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, अर्थात कट जाएगा, राइट ना। तो इसी को कह रहे हैं ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन का जो मान है नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के मान को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, और यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो ऊपर का मान +1/2, नीचे का मान -1/2, तो दोनों का मान एक दूसरे के मान को खत्म कर देगा, अर्थात एक दूसरे का मान 0 हो जाएगा, अर्थात स्पिन का जो मान होगा वह क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। क्लियर हो? अब देखते हैं S1 किसके लिए कह रहे हैं, S2 किसके लिए कह रहे हैं। S1 ऊपर की ओर जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, उसके लिए +1/2 कह रहे हैं, अर्थात S1 का मान +1/2 होगा और S2 का जो मान होगा वो -1/2 कर रहे हैं। सिंपल मीनिंग है भाई, जो ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है +1/2, नीचे की ओर जो गमन कर रहा है उसको -1/2 कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना बात यार सबके दिमाग में छप गया होगा कि +1/2 ऊपर के डायरेक्शन के लिए और -1/2 नीचे के डायरेक्शन के लिए। S1 का मतलब ऊपर डायरेक्शन, S2 का मतलब नीचे डायरेक्शन। ओके, अब दोनों को हम मिला के पढ़ते हैं, क्योंकि स्पिन हमारे पास जो बहुलता नियम होगा ये होता है फार्मूला S1 + S2। तो दोनों का अगर हम मान देखें, दो हमारे पास गमन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर डायरेक्शन में एक नीचे डायरेक्शन में। क्लियर हो? तो ऊपर डायरेक्शन नीचे डायरेक्शन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर का मान +1/2, नीचे का मान -1/2, प्लस से माइनस हमारे पास खत्म हो गया तो 0 हमारा मान मिलता है। अब स्टूडेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। देखो, जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर गति कर रहा है एक नीचे गति कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर इसका एस का जो मान निकला है वह कितना निकला है बताओ, 0 निकला है। कब के कंडीशन में बताओ मुझे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर और एक नीचे, तब ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट है तब। तो वहां पर एस के जब हम मान निकालें तो S1 + S2 निकालते हैं, ठीक है। तो S1 का मान +1/2, S2 का मान -1/2, दोनों को जब सॉल्व करें तो 0 आए, राइट ना। इतना मैथ्स आपको पता है, ठीक है। दोनों का हर क्या होता है, समान होता है। तो यहां पर हमारे पास जो मान आएगा वह 0 आ जाएगा। इतना मैथ्स आप सब लोग जानते हैं। तो एस का मान फिलहाल मैंने 0 आपको निकाल के बताया। अब लेकिन मैं एस स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूंगा, अर्थात 2s+1 निकालूंगा। तो 2 का मेरा 2 हो गया, एस का मान 0 निकाले हो, और 1 का 1 हो गया। तो 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे 0 होगा, और 1 बचा तो 1। अर्थात जब सिंगल आता है मेरे बच्चों तो ये होता है हमारे पास सिंगलेट। यहां पर मैंने लिखा है 2s+1 का मान 1 होने पर अणु को सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में माना जाता है। क्या मानेगा, सिंगलेट मानेंगे। जब हमारे पास 2s+1 का मान अगर 1 आता है तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगलेट, मतलब सिंगल, और ग्राउंड मतलब नीचे वाला लेवल, और स्टेट मतलब अवस्था। तो इसे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कहेंगे। एक बात मैं और आपको समझाता हूं। देखो, हमारे पास जब कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है तो ये ग्राउंड स्टेट पर है, और जैसे ही कोई फोटोन टकराया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया और ये जो मॉलिक्यूल्स है उसकी एनर्जी ऊपर चले गए, तो ये हमारा एक्साइटेड फॉर्म होता है। तो यहाँ कह रहा है जब 2s+1 का मान अगर 1 आता है तो उसे हम लोग सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कहेंगे। देखो, सिंगलेट मतलब सिंगल, और ग्राउंड मतलब सामान्य अवस्था पर है जिसकी एनर्जी कम होती है, और स्टेट मतलब अवस्था माना जाता है। अब देखते हैं, एक फोटोन के अवशोषण के पश्चात, देखो इस मॉलिक्यूल्स पर एक ही एटम नहीं है, और भी एटम हो सकते हैं। कोई पदार्थ पर एक ही मॉलिक्यूल्स नहीं है, और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो देखो ये कह रहा है एक फोटोन के अवशोषण के पश्चात ये जोड़ा युक्त
जोड़ युक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के दोनों उत्तेजित अवस्था पर चले गए। जैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने अंदर कोई भी हमारे पास फोटोन अवशोषित करेगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वह उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। इस समय चक्रण पैरेलल हो जाएगा, मतलब समांतर हो जाएगा। समांतर मीन्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर एक ही दिशा में गमन करने लगेगा। तो इसके लिए हम मान निकालेंगे, देखते हैं। दोनों के दोनों जब ऊपर चले जाएंगे, मान ध्यान रखना मैं जो समझा रहा हूं, देखो एक इलेक्ट्रॉन के अवशोषण के पश्चात जोड़े युक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चले जाएंगे और दोनों के दोनों समांतर दिशा में गमन कर रहे हैं, दोनों के दोनों ऊपर। देखो यहां पर कंडीशन क्या है, एक ऊपर एक नीचे है, लेकिन यहां पर क्या कंडीशन बता रहे हैं, दोनों के दोनों ऊपर की ओर डायरेक्शन में घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन के अवशोषण के पश्चात जोड़ा युक्त जो इलेक्ट्रॉन है वह उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं और इस समय चक्रण कैसा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, अर्थात दोनों के दोनों ऊपर गमन करने लगते हैं। तो S बराबर फिर वही फार्मूला लगाएंगे, S1 प्लस S2, S का मान है S1 का मान +1/2 और S2 का मान भी +1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों ऊपर की ओर गमन कर रहा है। तो यहां पर जो मान निकलेगा वह मेरा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। लेकिन फर्क क्या है बताता हूं। अतः 2S + 1 यहां पर मान रखेंगे, 2 का हमारा 2 हो गया, मल्टीप्लाई S का मान हमने 1 निकाला है और +1 निकाला है, ठीक है। तो 2 एकम 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा। जब 3 आता है 2S + 1 का मान तो ट्रिपलेट होगा। अतः अणु ट्रिपलेट एक्साइटेड अवस्था में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई हमारे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गमन कर रहे हैं, ऊपर की ओर गमन कर रहे हैं तो S का मान कितना निकला, 1। अतः 2S + 1 का जो मान निकला वह 3 आया। 3 जब आता है तो यह ट्रिपलेट होगा। लेकिन याद रखना यह हमारा ग्राउंड स्टेट है, यहां भी हमारे पास 1 आया है। देखो यहां का जो मान आया है 2S + 1 का मान यहां पर 1 आए हैं, ठीक है, और यहां भी 1 आए हैं। लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, राइट ना। तो यहां पर 2S + 1 का मान जो निकला है वह 1 आए हैं, यहां भी 1 आए हैं। लेकिन याद रखना ये एक ऊपर है एक नीचे डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर देखो ये दोनों के दोनों पैरेलल है, ऊपर की ओर गमन कर रहे हैं और ये सामान्य अवस्था पर है, ग्राउंड स्टेट पर है। लेकिन ये वाला हमारा एक्साइटेड फेज पर है। देखो मैंने यहां लिखा है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। जब 3 आएगा तो ट्रिपलेट एक्साइटेड अवस्था में ये बना है, उत्तेजित अवस्था में बना है, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन टकराने लगता है तो हमारे पास जो अणु होगा वह अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं। आई होप बच्चों आप सबको इतना बात समझ आ गया। मैं बेसिक चीज को अभी मैं बताया हूं और इस सभी चीजों को आप ध्यान से करना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया और कुछ चीजें हैं बताने के लिए, मैं उसको बता देता हूं। उसके बाद हम उसके पूरे आरेख को समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बस ध्यान से देखते जाओ वीडियो को, पूरा चीज समझ आएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम समझते हैं इनके और पार्ट को भी देखते हैं। इसके पूरे बेसिक पार्ट को हम लाइन से समझते जा रहे हैं। फिर S1 S2 S3 T1 T2 T3। अभी फिलहाल आप लोगों को एक बात समझ आ गया, S का मतलब हमारे पास जो देखेंगे S1 S3 देखेंगे, S1 S2 S3, ठीक है। तो ये हमारा सिंगलेट फॉर्म को बता रहा है, ठीक है। तो चलो इसको हम ट्रिपलेट को T से दर्शाएंगे और सिंगलेट को S से दर्शाएंगे। याद रखना जब भी मैं सिंगलेट कहूंगा तो S होगा और ट्रिपलेट कहूंगा तो T होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको वीडियो देखना समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग और भी समझते हैं कि यदि उत्तेजित अवस्था में भी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत दिशा में अगर है, मान लो हमारे पास एक्साइटेड फॉर्म है, कोई मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में चला गया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो चक्रण विपरीत दिशा में है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो भी 2S + 1 का मान 1 होगा। वह अणु सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में माना जाएगा। देखते हैं S1 का मान +1/2 इसके लिए और S2 का मान -1/2 इसके लिए। तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे S1 S2 को निकालेंगे तो हमारा S का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। अतः 2S + 1 का जो हम मान निकालें, है ना, मल्टीप्लिसिटी निकालें, तो यहाँ पर 2 का 2 हो गया, S का मान 0 अभी आप निकाले हो और 1 का 1 हो गया। तो 2 का गुणा 0 के साथ होगा तो कोई भी संख्या 0 के साथ गुणा होने पर 0 हो जाएगा और 1 बचा तो 1 हो गया। ये हमारा 1 आना मतलब सिंगलेट एक्साइटेड अवस्था को बता रहे हैं, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि मैं अगर एक्साइटेड अवस्था में हूं और 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो उसके लिए
हमारे पास 2s+1 का मान भी कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब थोड़ा से और समझते हैं। अवशोषित ऊर्जा के आधार पर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1, अभी पूरा डायग्राम मैं बताऊंगा इस पेज के बाद, अगले पेज जब चलूंगा ना तो पूरा मैं आरेख को बताऊंगा बहुत अच्छे से। फिलहाल ये तो समझ लो कि हमारे पास अवशोषित ऊर्जा के आधार पर जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है वह S1 मान लो, S2, S3 के मान क्या होगा, S3, S4 और Sm तक हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार देखो S1 स्टेट है, इसके लिए एनर्जी लेवल S1 होगा और S2 के लिए S2 और S3 के लिए S3 होगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इस प्रकार ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में T1 जैसे S1 S2 S3 हुआ, वैसे ही ट्रिपलेट के लिए T1 T2 T3 एनर्जी लेवल तक हो सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यह ज्ञात हो चुका है कि सिंगलेट एक्साइटेड जो अवस्था है एनर्जी का, ठीक, का मान ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की तुलना में अधिक होता है। जो हमारे पास, अभी हम पूरे ग्राफ को समझेंगे। मान लो मेरे पास ये एक्साइटेड, मान लो यहाँ पर F0 है, फिर S1 है, S2 है, S3 है, ये एनर्जी लेवल दूसरा तीसरा है मान लो। तो ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से कोई फोटोन टकराया, इसका एक्साइटेड अवस्था S1 चला गया, F2 चला गया और F3 चला गया मान लो। इसी को कह रहा है कि S1 S2 S3 और इसी का ट्रिपलेट भी बनेगा। हमारा ये ग्राउंड स्टेट है, ट्रिपलेट भी बनेगा यहाँ पर T1 T2 T3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा T1, ये T2 और ये हो जाएगा T3। ये सिंगलेट के लिए एनर्जी लेवल है और ये हमारा ट्रिपलेट के लिए। तो ये कह रहा है कि जो सिंगलेट का एनर्जी लेवल है, चाहे S1 हो, S2 हो, S3 हो, जो ट्रिपलेट है चाहे T1 T2 T3 हो, तो इनका एनर्जी लेवल इसके तुलना में ज़्यादा होता है कह रहा है। इसी बात को यहाँ पर बोला गया है। आई होप इतना बात समझ आ गया। वीडियो को रिपीट करके देखना, समझ में नहीं आएगा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एकदम सिंपल वे में बताया हूँ, 3 कंडीशन यहाँ पर मैंने फॉलो किया है और कुछ नहीं। इसके पहले भी मैं अलग स्टेट बताया था, अभी अलग बताया हूँ, और एक स्टेट और मैं बताया था, मतलब 2 स्टेप और बताया था इसके पहले, और ये वाला एक अलग अलग फेज है। तो इसको नोट डाउन करते जाना सभी के सभी लोग। अब चलो हम लोग समझेंगे, फाइनली इसके पूरे डायग्राम को समझते हैं। बहुत स्पेशल है दोस्तों, फिर हम पूरे चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं फाइनली कि जेबलस्की जो डायग्राम होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा डायग्राम आपको बताना चाहूँगा, बहुत सिंपल है, और उसके बाद फिर हम ये थ्योरी को लिखेंगे। तो या तो हम पहले ऊपर में थ्योरी लिख दें या डायग्राम के ऊपर, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ लिखें जो आपको लिखना जरूरी है। देखो, ये जो स्टेट बता रहा है, जो नीचे का लेवल जो बता रहा है F0 है, जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ये ग्राउंड स्टेट लिख लेना आप सब लोग। ग्राउंड स्टेट आप सब लोग लिखना, ग्राउंड स्टेट है ये नीचे वाला जो F0 को बता रहे हैं। और जैसे ही इस पर कोई हमारे पास लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, ठीक है, एक मिनट, जैसे ही इस पर कोई लाइट एब्जॉर्ब होता है, इसे कह रहे हैं जैसे कोई लाइट एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ पर इसका जो एनर्जी लेवल है S1 हो जाता है। और S1 मतलब क्या समझे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। उसके बाद और भी ये आगे एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, S2 S3 में जा सकता है, जिसे आपने देखा है। तो S1 S2 S3 इनके अलग अलग क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पदार्थ, उसमें अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका जो ग्राउंड स्टेट से जो उनका लेवल होगा एक्साइटेड में चला जाएगा और एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। इतना बात समझ आ गया। फिर स्टूडेंट्स होगा क्या, जैसे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर यहाँ पर इंटरनल कन्वर्जन होगा। क्या होगा, इंटरनल यहाँ पर चेंज होगा, आंतरिक परिवर्तन होगा, जिसके कारण यहाँ पर आंतरिक परिवर्तन को बता रहे हैं, मतलब S3 से फिर ये नीचे गिरेगा, फिर ये आंतरिक परिवर्तन फिर हो रहा है। ठीक है, इनको इंटरनल कन्वर्जन कहेंगे। जो हमारे पास आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे कोई भी एनर्जी ऊपर जाने के बाद वहाँ लटका तो नहीं रहेगा, वो नो डाउट इस तरह से एनर्जी उसका डाउन होगा।
तो S3 भी अपना एनर्जी को डाउन करेगा, जिनको आंतरिक परिवर्तन कहेंगे, और फिर ये आगे नीचे गिरते गिरते जाएगा, फिर आंतरिक परिवर्तन होगा। यहाँ पर विकिरण में किसी भी, यहाँ पर इस स्टेट में विकिरण किसी भी तरह से नहीं निकलता है। यहाँ पर ये जो S3 है, S2 है, यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर विकिरण जो लाइट है वो एक बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही नीचे आता है, मतलब S1 से नीचे आता है, तो प्रतिदीप्ति के रूप में हमारे पास बाहर निकलने लगते हैं लाइट। अब ये प्रतिदीप्ति क्या होता है, कोई भी पदार्थ में हमारे पास ऐसा गुण होता है जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद में, है ना, वह कुछ एक विशेष तरह के लाइट जब रिलीज करने लगते हैं, बाहर निकालने लगते हैं, उसे हम प्रतिदीप्ति कहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह से हमारे पास विकिरण एनर्जी बाहर नहीं निकलते, लेकिन यहाँ पर प्रतिदीप्ति में निकलने लगते हैं। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं T1, यहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होते हैं, जहां पर जो S3 है वहां पर क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा, और S2 T2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और S1 T1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करने का मतलब क्या होगा, इसमें एनर्जी में परिवर्तन होते जाएगा। यहाँ T3 T2 T1 तक चेंज हो गया, नीचे गिरते जा रहे हैं, ऊपर से चढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, T1 के बाद जैसे यहाँ प्रतिदीप्ति दिखाई देगा, वैसे ही T1 के नीचे लेवल जब आएगा स्फुरदीप्ति, जिनको फास्फोरेंस कहते हैं। अब स्फुरदीप्ति क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन शायद दिया होगा, आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे पूरा इनको, कि हमारे पास स्फुरदीप्ति क्या होगा। कुछ पदार्थ में आपतित प्रकाश को हटाने के बाद भी, कुछ पदार्थ में आपतित प्रकाश जहाँ से लाइट आया उसको हटा देने के बाद भी अगर कोई लाइट उत्पन्न हो रहा है, कोई प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, उसे स्फुरदीप्ति कहते हैं। मान लो अवशोषण को हटा दो, लाइट को पूरी तरह से हटा दे, तब भी हमारे पास कुछ लाइट जनरेट होते हैं, उत्सर्जन होने लगते हैं, उसे हम लोग स्फुरदीप्ति कहते हैं। ये दोनों टॉपिक को अभी हम लोग इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा ना, उसमें हम पूरा डिटेल करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको इतना बात समझ आ गया। S3 सिमिलर है T3 के, S2 सिमिलर है T1 के, S1 के T1 सिमिलर है, बट फर्क क्या है, ये हमारा सिंगलेट अवस्था है और ये हमारा ट्रिपलेट अवस्था है। इसी को हमने लिखा हुआ है, उत्तेजित अवस्था में विभिन्न प्रक्रिया में प्रदर्शित जिब्लस्की आरेख को ये बता रहा है, ये जो फिगर है, डायग्राम है। अब आगे देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण के पश्चात, जैसे ही कोई मॉलिक्यूल्स प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का अवशोषण ऊर्जा की मात्रा के आधार पर ग्राउंड स्टेट F0 से विभिन्न सिंगलेट अवस्था जैसे S1 S2 S3 में जा सकता है। सिंपल बात है, हम जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो जो मॉलिक्यूल से होगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड अवस्था में चला जाएगा, जिनको हम S1 S2 S3 कर रहे हैं, जिसे आपने शुरू देखा है। वैसे ही प्रत्येक सिंगलेट एक्साइटेड अवस्था संगत ट्रिपलेट एक्साइटेड अवस्था को जनरेट करता है। T1 T2 T3 भी हो सकता है, बस यही बता रहे हैं। विभिन्न प्रक्रिया को जेब्लस्की आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यही है स्टूडेंट्स आप सबके लिए जेब्लस्की डायग्राम। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो ऊपर है यहाँ पर किसी तरह का विकिरण बाहर नहीं निकलता है, लेकिन जैसे नीचे आएगा प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। इतना ही दिया है हमारे पास। फ्लोरेंसेस कहते हैं इसको, इसका एप्लीकेशन वगैरह अगले लेक्चर में हम देखेंगे। आई होप इतना समझ आ गया, स्क्रीनशॉट पहले ले लो। तो स्टूडेंट्स आप सब लोग को जब भी ये डायग्राम पूछा जाएगा, आप सब लोग मजे के साथ इसको बनाना, बहुत अच्छे से बनाना। आज के क्लास में बहुत कुछ आपने सीखा होगा, ठीक है। यहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोल रहे हैं ना, तो वही है जो इसमें चेंज हो रहा है उसको बता रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं है। आंतरिक परिवर्तन लिख देना भाई। मॉलिक्यूल के अंदर में लाइट जाएगा तो नो डाउट उनके अंदर में परिवर्तन होगा ना, और बाकी और कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। कुछ बातें हैं जैसे ये सब वर्ड है याद कर लेना, और ज़्यादा एकदम डीपली हमको थ्योरी नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं। तो ये डायग्राम बनाना आप सबके लिए IMP है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके वीडियो में, आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा समझा। अगला वाला जब वीडियो आएगा तो इसके लिए वीडियो आएगा, और बाकी चीज़ रहेगी इनके एप्लीकेशन वगैरह पार्ट इसी का भाग है, लेकिन हम उनको अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।